का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो की सीरीज में जो फिजिक्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें हम आज लाइट के चैप्टर को देखेंगे। लाइट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपका है, आपसे पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि लाइट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हम देखेंगे प्रकाश, हमारा टॉपिक है, लाइट है, और इस पे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। वह जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, वह कौन सी विकिरण है? वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो ये हमारा है 320 से 400 नैनोमीटर। यह नियम का मतलब आपका क्या है? नैनोमीटर। 320 से 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 mm परास में। सौर विकिरण किस में दिखता है? 400 से 700 mm परास में दिखता है। नेक्स्ट हमारा है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार आपका 390 से 780 mm के बीच होता है। यहाँ से दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार आपका 390 से 780 nm के बीच होता है, यानी कि नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है कौन सी है? 5500 एंगस्ट्राम। इसका मतलब ये एंगस्ट्राम का साइन है, 5500 एंगस्ट्राम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह आपका 5500 एंगस्ट्राम है। ये लाइट का जो भी टॉपिक है, जो हमारा प्रकाश का टॉपिक है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को इन तक जरूर देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो आपकी होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। प्रकाश सीधी रेखा में चलता क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए वह सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा है, सत्य कथन है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ये हमारा एक कथन है, प्रकाश का वेग हमारा अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात है, क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात आपका वेग अनुमानता है, वेग आपका क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच के बीच से जाते हुए। कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति जो होती है वो आपकी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। 8.5 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं कौन से चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। तरंग दैर्घ्य और वेग आपके प्रभावित होते हैं। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, चाहे आप अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए हेल्पफुल है। आप जरूर देखें वीडियो को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है क्या? उसकी आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कौन सी गैस है? नियॉन गैस प्रयुक्त होती है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है वो आपकी कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना
परिणाम है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है किसका? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट देखते हैं हम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रकाश तंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता हुआ है, प्रकाश तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण अभियांत्रण यानी कि आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है वो कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका प्रयोग हम ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है आपका प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 4 कथन दिए गए और इसमें से बताना है कौन से कथन आपके सही है। पहला आपका है तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा हमारा है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा हमारा है प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। चौथा हमारा है भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तीन में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, केवल चौथा कथन आपका गलत है। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों कथन आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है किस सिद्धांत पर? मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण है क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण आपका है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हम देखते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन। तीन में से वह तत्व जिसके कारण मरीचिका बनती है वह आपका कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड, यानी कि स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। नेक्स्ट हम देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। कथन ए आपका दिया है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। इसका कारण क्या दिया गया है? हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ये सही है परंतु आर गलत है। जो आपका कथन दिया गया वो तो सही है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, लेकिन जो इसका रीजन दिया गया क्यों ये झिलमिलाता है वो आपका रीजन गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। होलोग्राफी 3D जो डायमेंशन 3D होता है प्रतिरूप, उसको अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को हम क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट हम देखते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट हम देखते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम द्वारा। लेजर जो बीम होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं।
जब एक सीडी यानी कि ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्यों ऐसा दिखाई देता है इंद्रधनुष के समान रंग? उसमें परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर जब एक सीडी को हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं उसमें। ये क्यों होते हैं? प्रकाश परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 4 कथन है। पहला आपका है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दूसरा दिया गया है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। तीसरा आपका है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। या फिर अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इनमें से जो सही कथन आपका है थर्ड और फोर्थ है, यानी कि तीसरा और चौथा आपका जो कहा गया वो सही कथन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये तो आपका कथन है। दूसरा आपका जो रीजन दिया गया इसका, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 यश तक बना रहता है। तो इसमें से क्या है? ए तो सही है आपका, परंतु आर गलत है। यानी कि जो कथन आपका दिया गया वो सही कहा गया है, लेकिन जो उसका रीजन दिया गया है वो आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट हमारा है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। किस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग हम करते हैं श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है? वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है कैसा? उल्टा तथा वास्तविक। इसमें अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वो आपका उल्टा होता है लेकिन वास्तविक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके कारण दूरी व गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका क्या कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश। जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश होती है ये आपका यही कारण होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है। किसी भी तारे का जो रंग होता है, कलर होता है, उसका टेम्परेचर यानी कि ताप दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह है आपका धूल कण। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला आपका है, यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा आपका है, यदि सायन यानी कि हरिताभ नीला और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग जो होगा नीला होगा। इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त कथनों में से सही है 1 और 2 दोनों कथन आपके जो कहे गए हैं दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके कैसे निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है कौन सा? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। सबसे लंबा आपका कौन सा? लाल रंग, और सबसे कम आपका है बैगनी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में भी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग जो आपका है बैगनी होता है। फिर हमारा है, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है किसमें? नीले प्रकाश में।
नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा जो होती है आपकी नीले प्रकाश में होती है। नेक्स्ट हमारा है कथन ए और कारण भी दिया गया। देखिए कथन ए में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। इसका रीजन क्या है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए कथन ए जो दिया गया वो तो आपका गलत है, लेकिन जो रीजन दिया गया वो आपका सही है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। ये तो रीजन आपका सही है, लेकिन जो कथन कहा जा रहा है वो कथन आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। वास्तविक सूर्योदय जब आपका होता है उसके पूर्व ही, कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई दे देता है। इसका क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है, अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण आपका अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण ये दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्ध्य यानी कि लंबाई सर्वाधिक होती है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई होती है आपकी वो अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कथन और कारण यहाँ पर दिया गया। पहला आपका कथन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और इसका रीजन क्या दिया है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए दोनों आपके जो कथन दिया गया वो भी सही है, जो रीजन दिया गया वो भी सही है, और जो आर रीजन है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेतों के लिए हम लाल रंग का यूज करते हैं, लाल प्रकाश का, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उपयुक्त कथनों में से 1 तथा 3 सही है। जो पहला और तीसरा कथन कहा जा रहा है वो तो सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो काला। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है काला। जब अधिक ऊंचाई से हम आकाश को देखेंगे तो हमारा आकाश का जो रंग होता है वो हमारा काला दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र हमें नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पे, डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा किस रंग का, पीले रंग का। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को पीले रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी जो हम देखने वाले हैं। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है, कौन से दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन यानी कि देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि
दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण हम यूज करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजला नीचे काला। ये रंग सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है धूप से बचने के लिए। छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह आपका है ऊपर उजला और नीचे काला रंग होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या हमारी अनंत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के माध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से गुणित किया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन कितना होगा? 2 थीटा होगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से हम गुणित करेंगे तो परावर्तित जो किरण का गुणन होगा वो हमारा 2 थीटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कथन ए और रीजन आपका दिया गया है, इसमें से देखिए कौन सा सही है। कथन दिया गया, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी जो कणिकाएं होती है उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगता है। दूसरा हमारा है रीजन, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि कथन भी सही है, रीजन भी सही है और जो रीजन दिया गया वो आपका सही स्पष्टीकरण है कथन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं और एक प्रिज्म से हम इन रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा और पीला। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उनका सही क्रम है नीला, हरा और पीला। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं वह है, कौन सी परिघटनाएं होती हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरता है तो इंद्रधनुष बनता है और इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है वो है आपकी परिक्षेपण, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है कौन सा? हरा। जो रंगों का सही क्रम है अभी हमने देखा नीला, हरा और पीला इंद्रधनुष का जो सही क्रम है रंगों का, तो बीच में जो दिखाई देता है वो हमारा कौन सा रंग होगा? हरा होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं बैगनी और लाल। दोनों सीमांत वर्णपट आपके बैगनी और लाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कथन ए और रीजन आपको दिया है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी मोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका रीजन दिया गया है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। यहाँ से देखिए ये सही है परंतु आर गलत है, यानी कि जो कथन दिया गया वो तो सही है लेकिन जो इसका रीजन है वो हमें गलत दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा हमारा है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। यहाँ पर देखिए उपयुक्त कथनों में से सही कथन है 1 और 2 दोनों आपके, जो दोनों कथन दिए गए वो दोनों कथन आपके सही कहे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो हमारा अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट हमारा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई आपकी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी अनंत होती है। नेक्स्ट हमारा है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो आधी होती है, तो इनकी 1.5 की आधी क्या हो जाएगी? 0.75 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस हम प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, कौन सा? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया था, ये कथन आपका गलत है, इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कौन सा लेंस? नतोदर यानी कि कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक करते हैं और निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि जब कोई तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता अचानक से? तो आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। नेक्स्ट हम देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस बनते हैं हमारे उत्तल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट है, आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आंख में जो संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है, सही कथन नहीं है कौन सा? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये गलत कथन है कि उत्तल दर्पणों द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? नतोदर दर्पण। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ये आप याद रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है, आंख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। जब किसी ऐनक के लेंस की पावर जो होगी +2 डायोप्टर होगी तो इसके फोकस की जो दूरी होगी आपकी 50 सेंटीमीटर होगी। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। धूप के चश्मे की जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट हमारा है, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वह है F22.1/60। ये F22 है आपका, ये अलग, और 1/60। देखिए, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वह आपका है F22 और 1/60। नेक्स्ट हम देखते हैं, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह कौन सी है? फिल्म। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वो आपकी फिल्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है कहाँ पे? रेटिना पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये कौन कौन से रंग है? लाल, हरा और नीला। जो टेलीविजन में आपके कलर होते हैं वो 3 कलर को मिला के बनाए जाते हैं, लाल, हरा और नीला। ये आधारभूत रंग है, इनके मिश्रण से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वे मूल वर्ड जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। एक जगह पे जब पड़ता है तो आपका प्रकाश का रंग जो होता है वो सफेद हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, काला, पीला, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है कौन सा? काला। काला आपका प्राथमिक रंग नहीं है।
फिर हमारा है 3 मूल रंग होते हैं। कौन कौन से मूल रंग आपसे पूछे जाते हैं? तो नीला, हरा और लाल आपके 3 मूल रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसी तरीके से सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में से विषम है। कौन सा रंग? भूरा रंग आपका विषम है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज का लास्ट पॉइंट। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला आपका है गोधूलि से सूर्य का आपाप, जो गोधूलि से सूर्य का आमाप। दूसरा हमारा है उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम है कौन सा? 1, 2 और 4। जो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट है आपका वो दृष्टि भ्रम है। गोधूलि से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइट से रिलेटेड, जो भी आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद